Hello, good morning everyone. This is part 3 of chapter 2 Science Class 10. तो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में चैप्टर स्टार्ट किया था। तो एसिड की प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी, बेस की प्रॉपर्टीज देख ली थी। हम आए थे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्ट्स। तो चलो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ये टेबल आपको होमवर्क में मैंने दिया था। तो ये जो टेबल था हमारा, तो इस टेबल में बहुत सारी चीजें थी, अलग अलग एग्जांपल्स थे एसिड्स बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो यहीं पे आप देख लो कि भाई देखो, यहाँ पे हमारा पीएच है 7। तो मतलब न्यूट्रल चीजें सॉल्ट कैसे बनती है कि NaCl है, K2SO4 है, ये सारी न्यूट्रल सॉल्ट्स है। क्यों? क्योंकि उनका पीएच होता है 7। तो सबसे पहले तुम्हें पीएच देखना है। तो पीएच का मतलब होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन कितने होते हैं कोई भी सॉल्यूशन में? क्या H प्लस आयन कितने होते हैं कोई भी सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंगली उसका मिलता है हमें पीएच। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है। तो मतलब पीएच क्या है? तो पीएच एक स्केल है कि भाई उसमें कितना नंबर आता है, पीएच स्केल पे कितना नंबर आता है, अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं कि ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है या फिर कैसा एसिड है। समझ में आया कि भाई हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में देखा। तो जैसे एक इंडिकेटर ही होता है ना कि भाई जैसे लिटमस पेपर है, टर्मरिक है, ऐसे ही सारे अगर हम देखें तो यही जो सारे हमारे इंडिकेटर्स है, उसी में एक बेहतरीन इंडिकेटर कौन सा है? तो पीएच स्केल है। कौन सा है? पीएच स्केल। वो बहुत ही वाइडली यूज्ड है और हमें एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए पीएच यूज करना रहता है कि भाई पीएच स्केल होता कितना है? तो 14 तक, 0 टू 14, 14 तक। तो मिड पॉइंट कौन सा है? 7। तो अगर 7 से कम पीएच आता है, टोटल पीएच कहाँ तक का है? 14 तक। वही उसकी लिमिटेशन है कि भाई पीएच स्केल सिर्फ 14 तक ही आता है। दूसरी चीज कि अगर कोई भी सॉल्यूशन पीएच आपका 7 दिखाता है, मतलब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। अगर कोई सॉल्यूशन आपका पीएच लेस देन 7 दिखा रहा है कि जैसे 6, 6.5, 6.7, 5, 2, 3, 1, तो ये सारे एसिडिक सॉल्यूशंस होंगे। 7 से थोड़ा सा भी कम तो सॉल्यूशन हुआ एसिडिक, एग्जैक्टली 7 तो न्यूट्रल, और 7 से ज्यादा हुआ 14 तक तो वो हुआ बेस। कि 7.1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सारे क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है। समझ में आया? 7.01 भी आया तो उसे हम बेसिक में डालेंगे। एग्जैक्टली 7 आया तो ही वो न्यूट्रल। अगर 7 से कम आता है तो एसिडिक, 7 से ज्यादा आता है तो बेसिक। क्लियर इतना? तो अगर हम बात करें एसिड्स की, तो एसिड, सभी एसिड्स का पीएच कितना होगा? सोचो, सभी एसिड्स का पीएच क्या होगा? लेस देन 7। सभी बेस का पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7। एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। तो हर बार सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं। सॉल्ट्स आर नॉट एट ऑल न्यूट्रल। क्यों? कभी कभार न्यूट्रल होते हैं, कभी कभार एसिडिक होते हैं और कभी कभार बेसिक भी होते हैं। समझ में आया? चलो देखते हैं कब एसिडिक होते हैं, कब बेसिक होते हैं। यहाँ पे आप एक कुछ छोटा सा टेबल दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी ये क्या हुआ? नया फंडा आया, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है? तो चलो एक डिफाइन लिखनी है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में, जल्दी से नोट कर लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट in its aqueous solution are known as strong acid। फिर से, the acids which completely dissociate, पहले लिख लो है ना, the acid which completely dissociate in its aqueous solution are known as strong acids। तो चलो रिपीट करते हैं। the acid which completely dissociate, dissociate मतलब उसका अलग होना, आयोनाइज होना। कि HCl ले लो आप, एक एग्जांपल मान लो HCl। तो एसिड का कंप्लीटली डिसोसिएट होना HCl का मतलब क्या हुआ? कि H अलग हो जाना चाहिए, Cl अलग हो जाना चाहिए, मतलब उसके एक्वेस सॉल्यूशन में कि यही एसिड है। अगर उसको आप कोई भी वाटर में ऐड कर देते हो कि ये एसिड है, उसको वाटर में ऐड कर दो, मतलब बन गया एक्वेस सॉल्यूशन। इसी एक्वेस सॉल्यूशन में अगर HCl कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो अगेन एक और एग्जांपल ले लो कि आपने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl ले लिए। कितने मॉलिक्यूल्स लिए आपने? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। इफ यू आर एडिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl इन वाटर,
और 10 के 10 डिसोसिएट होते हैं, मतलब 10 के 10 HCl अलग हो गए, उसमें से 10 H प्लस मिले और 10 Cl माइनस मिले, मतलब जितना आपने डाला था वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, अलग हो गया। डिसोसिएट होना यानी अलग हो जाना। तो मतलब यहाँ पे हम जितने भी एसिड मॉलिक्यूल्स हमने ऐड किए थे वो सारे के सारे क्या हो गए बेटा, डिसोसिएट हो गए। तो अगर ये डिसोसिएट हो जाते हैं और वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लो, HCl H2SO4, क्लियर, HNO3, समझ में आया? चलो, सिमिलरली वैसे ही डेफिनेशन लिखना है आपको स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। द बेस which completely dissociate in its aqueous solution are known as strong base. The bases which completely dissociate in its aqueous solution are known as strong bases. कि जैसा एसिड में लिखा था वैसा ही बेस का डेफिनेशन, लेकिन जहां पे एसिड आता था वहां पे बेस लिख देना है। The bases which completely dissociate in its aqueous solution are known as strong bases. For example, हमने 10 molecules of NaOH लिए। कितने molecules लिए? 10। तो 10 molecules of NaOH आप ऐड करते हो वाटर में, मतलब उसका एक्वेस सॉल्यूशन बनाते हो, तो 10 Na अलग हो जाएंगे और 10 OH अलग हो जाएंगे, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में से एक Na मिलेगा और एक OH मिलेगा। तो आउट ऑफ 10 NaOH you have got 10 Na plus ion and 10 OH minus ion, plus ion, cation, minus ion, anion। ठीक है, चलो। तो इसी तरीके से वीक का क्या करेंगे हम डेफिनेशन, वीक एसिड्स का डेफिनेशन लिखो चलो जल्दी से। स्ट्रॉन्ग बेस में यहाँ पे एग्जांपल है आपका, वो लिख लेना पहले। NaOH है, KOH है, NH4OH, सॉरी ये तो वीक है, NaOH KOH। चलो, वीक एसिड्स का डेफिनेशन लिखो जल्दी से। The acids which do not completely dissociate in its aqueous solution are known as weak acids. The acids which do not completely dissociate in its aqueous solution are known as weak acids. अगर वो completely dissociate होता है तो strong acids. If they do not completely dissociate in its aqueous solution, then they are known as weak acids. उसके एग्जांपल लिखो, H2CO3 CH3 COOH, इसे इथेनोइक एसिड कहते हैं, CH3COOH को, H2CO3 को कार्बोनिक एसिड। ठीक है, चलो। तो the acids which do not completely dissociate in its aqueous solution are known as weak acids. उसका एग्जांपल लिख लिया। अभी do not completely dissociate का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपने 10 molecules of H2CO3 वाटर में ऐड किए। कितने molecules? 10 molecules of H2CO3। तो बेसिकली हमारा लॉजिक क्या कहता है कि उसमें अलग हो जाना चाहिए, H2 अलग होना, H अलग होना चाहिए और CO3 अलग होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों आयंस अलग होने चाहिए। बट यहाँ पे आपने जितने भी आउट ऑफ 10 शायद 4 से 5 ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो डिसोसिएट होंगे, अलग हो जाएंगे। बाकी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल H2CO3, द होल कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 रिमेन्स कंबाइंड। क्यों? जुड़ा हुआ ही रहता है, वो डिसोसिएट होता नहीं है। मतलब आपने जितना भी H2CO3 ऐड किया था उसमें से पूरा का पूरा डिसोसिएट हो पाया नहीं, इसीलिए उसे हम कहेंगे वीक एसिड। एंड सिमिलरली देयर आर वीक बेसिस। The bases which do not completely dissociate in its aqueous solution are known as weak base. For example, यहाँ पे 10 molecules of NH4OH लेंगे तो शायद 6 to 7 molecules of NH4 plus अलग हो जाएंगे, 7 molecules 7 OH अलग हो गए। बाकी के 3 बचे, आउट ऑफ 10 7 डिसोसिएट हुए, 3 तो नहीं हुए, मतलब वो आउट ऑफ 10 में, मतलब 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं मिला, तो कंप्लीटली डिसोसिएट तो नहीं हुआ, तो इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे? वीक बेस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? वीक बेस कहेंगे। तो ये बन गया हमारा वीक बेस। उसके एग्जांपल लिख लो, NH4OH, MgOH ट्वाइस। MgOH ट्वाइस का पता होना चाहिए, इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर? तो अभी चलो बात करते हैं यही चीज के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स कि पीएच के हिसाब से कैसे करते हैं। देखो, पीएच अगर कम होता है मतलब वो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, लेकिन किससे कम होता है? 7 से कम होता है। If the pH is less than 7, then the solution is acidic. But if we have two solution, we have one solution whose pH is 4 and we have another solution whose pH is 6. कितना है? एक का 4 है और दूसरे का 6 है, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? After two solution, the solution which has pH very less, कि जिसका सबसे कम है, which is the least, which has the least pH is the most acidic solution, कि जिनका pH सबसे कम है
अगर 10 सॉल्यूशन भी आपको दिए हो लेकिन 10 में से जिसका भी पीएच सबसे कम होगा वो होगा सबसे ज्यादा एसिडिक। लेकिन अभी हमने एग्जांपल में 2 ही लिए तो 2 ही रखते हैं। तो solution A whose pH is 4, solution B whose pH is 6, both of them are acidic, but which of them will be more acidic? Solution A. Why? Because its pH is less. But how much time? कि भाई less है but how much time? Solution A is more acidic as compared to solution B, but how much time? कि कितने टाइम ज्यादा एसिडिक है? तो उनका डिफरेंस निकालो कि भाई 6 एंड 4 में कितना डिफरेंस आया? 2। समझ में आया? एक का पीएच 6 था, दूसरे का पीएच था 4, तो डिफरेंस निकाला तो कितना डिफरेंस आया? 2 का, है ना? 6 माइनस 4 पीएच का। तो मतलब 2 जीरोस लगाने, 1 के पीछे कितने जीरो लगाएंगे? 2। अगर 1 के पीछे 2 जीरोस लगाएंगे तो कितना होगा? 100। इट मींस इट इज 100 टाइम मोर एसिडिक। फिर से एक बार, सॉल्यूशन ए उसका पीएच है 4, सॉल्यूशन बी उसका पीएच है 6, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक हुआ बेटा? तो सॉल्यूशन ए ज्यादा एसिडिक हुआ। अभी ए ज्यादा एसिडिक है क्योंकि उसका पीएच 4 है और दूसरे का पीएच उससे ज्यादा, दैट इज 6। बट सॉल्यूशन ए कितना ज्यादा एसिडिक है अगर कंपेयर करें बी के साथ? तो पहले तो उन दोनों का डिफरेंस निकालो पीएच का। तो एक का पीएच 6 था, दूसरे का 4 था, तो कितना करना है? माइनस करो, तो 6 माइनस 4 कितना बचा? 2। तो 2 बचा ना, इसीलिए 1 के पीछे 2 जीरो लगाने। तो एक के पीछे 2 जीरो लगाओगे देन व्हाट विल बी द फिगर? इट विल बी 100। इट मींस द सॉल्यूशन इज 100 टाइम्स मोर एसिडिक। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर चलो बात करते हैं फिर से एक बार कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में भी वही चीजें होती है कि भाई ये जो एसिड्स होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उनका पीएच बहुत ही कम होता है कि 1 2 ऐसा ही पीएच रहता है। लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं ना उनका पीएच ज्यादा रहता है, 4 5 6। कंपैरेटिवली देखें तो स्ट्रॉन्ग का पीएच कम होता है और वीक एसिड्स का पीएच ज्यादा होता है, लेकिन दोनों का लेस देन 7 ही होता है। सिमिलरली बेस के बारे में बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना उनका पीएच 14 को टच कर रहा है और जो वीक बेस है उनका पीएच 7 से थोड़ा ज्यादा होगा, 8 तक, 7.5 8.5, बस उतना ही। ठीक है? और स्ट्रॉन्ग का तो 11 12 13 14 ऐसे ही। समझ में आया? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बहुत ही कम पीएच रखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ही ज्यादा, और वीक एसिड्स एंड वीक बेस 7 से थोड़ा कम एंड 7 से थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्टिवली। तो चलो, एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, वो तो हमें पता है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। कैसे सॉल्ट बनते हैं? न्यूट्रल, जिनका पीएच होता है 7, जिनका पीएच कितना होगा? 7। अभी देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है तो उसमें एसिडिक सॉल्ट, जो स्ट्रॉन्ग होता है वैसा सॉल्ट बनता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये सॉल्ट जो भी बने वो कैसे सॉल्ट बने? एसिडिक सॉल्ट्स बने, और इनका पीएच कितना होगा? लेस देन 7। फिर चाहे 0.5 भी क्यों कम ना हो, लेकिन लेस देन 7 तो होगा ही होगा। और अगर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करे तो हमने जैसे बोला वैसे, जो स्ट्रॉन्ग है वैसा सॉल्ट, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो गए तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्लियर? एंड द फोर्थ थिंग, ये तीन चीजों के बारे में तो आप समझ गए कि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट। अगर दोनों वीक है तो वीक एसिड और वीक बेस है तो वीक एसिड, और अगर वीक बेस है तो वहां पे सॉल्ट एसिडिक भी बन सकते हैं और बेसिक भी बन सकते हैं। वहां पे न्यूट्रल लिख के नहीं आना है। फिर से एक बार, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, लेकिन दोनों वीक है तो कुछ भी पॉसिबल है, न्यूट्रल भी बन सकता है, एसिडिक भी बन सकता है और बेसिक भी बन सकता है। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों बन सकते हैं। कब? जब वीक एसिड रिएक्ट करते हैं वीक बेस से। समझ में आया? क्लियर? चलो, तो फिर आज का यहाँ पे इतना तो हमने कर लिया है। ये आपका होमवर्क था, उसमें ही हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना था। ठीक है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई, इनका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि ऑब्वियसली है कि अगर नम सी वाटर हम टेस्ट करेंगे तो उसमें नमक तो होगा ही, सॉल्ट तो होगा ही। कौन कौन से सॉल्ट होते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर? NaCl। समझ में आया? विदाउट कॉमन सॉल्ट फूड डजंट टेस्ट गुड। तो ऑब्वियस है ना कि भाई अगर हम टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl, उसके बिना कोई भी खाना चेक कर लो। आज ही आप ट्राई कर सकते हो, मम्मी को बोलना कि बिना नमक का खाना बनाए, फिर चेक करना और बोलना। ठीक है?
ये कहाँ पे काम आता है? टू प्रिजर्व पिकल्स, फिश एंड मीट, ये सभी जगह पे प्रिजर्व करने में सोडियम क्लोराइड काम करता है। यहाँ पे हमारे डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा पार्ट करता है, हमारे बॉडी में आयंस मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अभी हम कॉमन सॉल्ट ही यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे यूज करता है। दूसरा कॉमन सॉल्ट का यूज कहाँ है? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, सॉरी सोप, to melt ice formed on rocks in cold countries, sodium hydroxide, sodium hydrogen carbonate, sodium carbonate, bleaching powder. These are the compounds formed from common salt. A raw material for the manufacture of other compounds. तो ये सभी compound का raw material कौन है? सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। तो अभी हम बात करते हैं व्हाट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और उसे कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कह सकते हैं बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो अगर हम बात करें तो कैसे बनता है? तो ये कॉमन सॉल्ट हमने लिया NaCl, फिर उसमें H2O प्लस CO2 प्लस NH3। तो ये सभी कंपाउंड्स, कॉमन सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, इन चार चीजों को ऐड करते हैं तो कंपाउंड बनता है NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो देख लेते हैं, चलो यहाँ पे NH3 है पहले से ही बेटा, ये H2O में 2 H है, तो एक H को उठा के यहाँ पे NH3 के साथ जोड़ दो, तो कितना बचा? NH4 हो गया। ठीक है, तो ये NH3 का NH4 हो गया, यहाँ पे एक ही H बचा है, याद रखना। और ये जो Cl है उसके साथ यहाँ पे जोड़ दो, तो NH4Cl बन गया। क्योंकि NH3 के साथ जब H प्लस जुड़ता है तो NH4 अमोनियम आयन बनता है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा हुआ है ना, याद हो तो फिर भी NH4 तो मतलब अमोनियम आयन कहते हैं इसे। तो अमोनियम आयन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे एक ही नेगेटिव रेडिकल है, दैट इज क्लोरीन, तो नेगेटिव आयन से रिएक्ट करता है और NH4Cl बन जाता है। वो क्या बनता है? NH4Cl। बाकी जितनी भी चीज बची है उसको साथ में लिख दो, Na बचा तो Na लिखा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो चला गया था तो एक ही हाइड्रोजन बचा तो एक हाइड्रोजन लिखा, कार्बन और इसका एक ऑक्सीजन, तो CO2 की जगह बन गया CO3, तो ये बन गया NaHCO3। ठीक है, तो ये सिंपल सा रिएक्शन था, एक 2-3 बार लिखना है आपको तो ही ये चीजें याद रहेगी। ठीक है, ये जो NaHCO3 है उसे हम क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। इट इज यूजफुल इन द सेम वे एज द सोडियम क्लोराइड। तो ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का तो बताइए हमें कहाँ पे यूज आएगा? पकौड़ा बनाने में, ये सारी चीजें ना, इडली है तो फिर वो क्या बनाते हैं, ढोकला है, ये सारी चीजें, केक है, इन सब में ये यूज होता है इन द बेकिंग इंडस्ट्री, ब्रेड है। ठीक है, तो इसमें क्यों ये यूज होता है? क्योंकि ये जब हाइड्रोजन H प्लस आयन से रिएक्ट करता है तो Na प्लस CO2 एंड H2O, तो इसका तो ज्यादा यूज नहीं, लेकिन CO2 और H2O इसी की वजह से ना तो हमारी केक होती है वो फ्लफी एंड स्पॉन्जी बनती है, कि वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनती है। तो क्यों वो फ्लफी बन जाता है कि सॉफ्ट बनता है? क्योंकि ये जो दो चीजें प्रोड्यूस होती है ना बेकिंग पाउडर यूज करने से, सोडा यूज करने से, CO2 एंड H2O, तो उसमें क्या होता है कि ये CO2 अंदर से पोरस बना देता है कोई भी चीज को। कैसे? पोरस, कि जब केक बनता है अंदर से गैस बन रहा है तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? तो स्पंज जैसा। तो स्पंज तो आपको पता है ना कि उसमें कितना छेद होते हैं अंदर अंदर, छोटे 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 छेद, उसी की वजह से सॉफ्ट बनता है। तो सिमिलरली ये CO2 गैस प्रोड्यूस होने की वजह से केक के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्ट, क्यों पोरस बनता है ना, फ्लफी। और ये H2O की वजह से एकदम सॉफ्ट बन जाता है। तो पोरस एंड सॉफ्ट बनने की वजह से स्पॉन्जी एंड फ्लफी ऐसे सॉफ्ट बन जाता है केक हमारा। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई बेकिंग सोडा यूज करने से ये चीज क्यों केक ऐसे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनती है, तो क्योंकि उसमें CO2 एंड H2O प्रोड्यूस होता है जब ये हीट होता है तब। समझ में आया? तो ये बेकिंग इंडस्ट्री में होता है, और सभी चीज में, कि ब्रेड है, ये सारी चीजें से यही यूज होता है। दूसरा इसका यूज होता है एज एंटासिड्स, कि अगर हमें एसिडिटी है तो इसकी वजह से हमें एसिडिटी कम हो सकती है। क्लियर? एज फायर एक्सटिंग्विशर्स, कि बेकिंग सोडा का यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये आपको चैप्टर 8 में आता था कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जब तोड़ते हैं ना तो ये चीज मिक्स हो जाती है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों चीजें निकलती है। ठीक है, तो यही सारी सिंपल सी चीजें, इसे हम कहते हैं सोडियम बाइक, हाँ, बाइकार्बोनेट के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में। जब सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करते हैं थोड़ा बहुत तो ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। तो मतलब ये Na2CO3 जब इसको हाइड्रेट कर देंगे ना हम, Na2CO3 दैट इज N2CO3,
देखो ये N2O3 है, उसको जब हम हाइड्रेट कर दे ना, N2O3 के अंदर पानी डालना, उसको नहलाना है, तो N2O3 को जब हम नहलाएंगे मतलब उसमें वाटर ऐड करेंगे, तो उसका मतलब होता है उसे हाइड्रेट करना। क्या कहते हैं उसे? हाइड्रेट करना। तो ये बन जाता है वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट किया, उसमें से कंपाउंड मिला और उसको हाइड्रेट किया, तो बन गया वॉशिंग सोडा, मतलब हमारा पाउडर, एरियल, टाइड, सर्फ एक्सेल, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट है, उसे डिहाइड्रेटेड कर दिया हमने पहले, तो डेकाहाइड्रेट कर दिया। तो डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब होता है 10, डेक है ना, और हाइड्रेट मतलब वाटर ऐड करना। तो Na2CO3 प्लस 10H2, अभी हमने बोला था ना उसको नहलाना है, तो 10H2 वाटर ऐड किया, तो मतलब ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ हाइड्रेट हो रहा है। हाइड्रेट होना यानी हमारे दीवारों पे होता है ना भेज आ जाता है ना, तो सिंपल सी वही चीज है कि हाइड्रेट हुआ, रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो मतलब इसके साथ ही रहेगा, तो क्रिस्टल्स बना लेता है, प्योर क्रिस्टल्स, और वही ऐसे हमें वॉशिंग पर्पस के लिए काम आ जाते हैं। दिस इज हाउ द सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म। यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू मैन्युफैक्चर क्लींसिंग एजेंट, सोप, ग्लास एंड पेपर। तो बहुत जगह पे आ गया कि एज ए क्लींसिंग एजेंट साफ करने में आता है। सोप, ग्लास एंड वाटर टू द रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना, हार्ड वाटर के हार्डनेस निकालने में काम आता है। टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स है। क्लियर? I love to play with water, but I feel my skin develops some itching sensation when I play in sea water. I wonder why it doesn't happen when I swim in a pool. सोचो कि भाई स्विमिंग पूल में हमें वो इचिंग नहीं होता, लेकिन जब हम सी वाटर में करते हैं तो थोड़ा सा इचिंग होता है। देख रहे हो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देख रहे हो, छोटे छोटे देख रहे हो। तो इसी वजह से जब हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं तो वो सारी चीजें हमें साफ हो जाती है। कि CaOH twice plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2O। CaOH twice plus Cl2, CaOH twice plus Cl2 gives CaOCl2। लेकिन कब ये ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं? तब। तो ये CaOCl2 plus H2O। तो यहाँ पे जो चीजें थी, क्लोरीन ऐड किया तो इसमें से H2O बाहर निकलना। देखो Ca के साथ 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, उसमें से H2O मतलब 2 हाइड्रोजन निकल गया और 1 ऑक्सीजन निकला, क्या बचा? CaO बचा प्लस Cl2। तो CaOCl2, इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का भी बहुत सारे यूज है। यूज अगर हम देखें ब्लीचिंग पाउडर तो क्या है? टू ब्लीच कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल्स। ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहला यूज हो क्या होगा? ब्लीच करना। किसको? कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल्स को। टू ब्लीच वुड पल्प, कि वुड पल्प में भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया सारी चीजें होती है, तो उसको साफ करने में काम आता है, ब्लीच करने में काम आता है। टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में भी काम आता है। ठीक है, क्लोरिनेशन करते हैं ना हम। ठीक है, उसकी जैसा एक चीज होती है, ब्लीचिंग पाउडर से भी हम काम कर सकते हैं। ड्रेन क्लीनर टू क्लियर दी क्लॉग। तो देखो यहाँ पे हम जब साफ करते हैं क्लॉग को, तो हम क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। इसमें साफ होता है ना कि हम इसको साफ करने के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, लेकिन उस केमिकल का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कोई भी वॉश बेसिन का पाइप अगर ब्लॉक हो गया है तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही इसके अंदर से ऐसे पास हो जाता है, तो इसके अंदर की जो भी कचरा वचरा है, जहाँ पे चिपका हुआ सारी चीजें हैं, समझ में आ रहा है, तो वो काम आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे काम करता है, कहाँ पे उसका एक सिंपल सा यूज था, वो ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है। ये ब्राइन, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl का सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? NaCl का सॉल्यूशन। NaCl का सॉल्यूशन मतलब उसमें वाटर भी होगा। जब भी आपको कोई सॉल्यूशन बोलता है ना, तो सॉल्यूशन मतलब उसमें वाटर तो होता ही है, H2O का प्रेजेंस तो होता ही होता है। तो ब्राइन सॉल्यूशन लिया, ब्राइन सॉल्यूशन में हमने ऐड किया कैथोड एंड एनोड। तो ब्राइन सॉल्यूशन में कैथोड एंड एनोड करते हैं, कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड मतलब नेगेटिव रोड होता है। कौन सा रोड होता है? कैथोड का मतलब नेगेटिव। तो उसमें आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यहाँ पे जो निकलेगा ना, वो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। और एनोड यानी पॉजिटिव निकलेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन निकल, वहां पे क्लोरीन निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव होते हैं, याद है आपको? Cl माइनस आयन होता है। तो क्लोरीन नेगेटिव आयन है, तो उसका मतलब क्या हुआ? क्लोरीन नेगेटिव आयन का मतलब क्यों? पॉजिटिव से अट्रैक्टेड है। और ये H प्लस होगा, तो इसलिए वो नेगेटिव से अट्रैक्टेड है। तो H प्लस होने की वजह से वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होकर यहाँ से बाहर निकलता है एनोड की तरफ,
और क्लोरीन नेगेटिव होने की वजह से वो एनोड के पास निकल रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव है। समझ में आया? चलो, तो इसमें होता क्या है जनरली, उसके रिएक्शंस क्या है? यहाँ पे मार्गरीन है, फर्टिलाइजर्स है, मतलब ये H2 हर एक जगह पे उसका यूज होगा कि ये जगह पे आप यूज कर सकते हो। क्लोरीन है तो क्लोरीन का तो डिसइंफेक्टेंट की भाई क्लोरिनेशन करने में काम आएगा। फिर अभी हमने लास्ट में एक रिएक्शन करा कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आएगा, क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में काम आता है। तो मतलब अलग अलग केमिकल्स है, अलग अलग जगह पे उसका यूज हो जाता है हाइड्रोजन का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा क्या यूज है? सोप एंड डिटर्जेंट है, मैन्युफैक्चरिंग पेपर, रेयन एंड डाइज है। क्लियर? अभी अगर हम दूसरी चीज देखिए कि भाई ये जो सी शोर पे आपकी सैंड मिलेगी वो थोड़ा सा शाइन कर रही है। वो क्यों शाइन कर रही है? हल्का फुल्का अगर वो शाइन कर रही है तो क्यों? है ना, अलग अलग बीच पे जाओगे तो हर एक जगह पे आपको शाइनिंग नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत तो हर एक जगह पे मिलेगा। कुछ ऐसे बीच होते हैं जहाँ पे ज्यादा शाइन होती है, कुछ ऐसे बीच होते हैं जहाँ पे कम शाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट्स व्हिच हैव फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल्स, कि भाई ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो सॉल्ट की वजह से वो शाइन करता है। समझ में आया? व्हाइट कलर होगा तो ऑब्वियसली शाइन करेगा, उसका तो क्रिस्टल बन जाता है। क्रिस्टल का मतलब होता है प्योर कंपाउंड इन इट्स सॉलिड फॉर्म। अगर कोई भी कंपाउंड अपने सॉलिड फॉर्म में है और वो प्योर है तो उसे कहते हैं उसका क्रिस्टल। और ये सॉल्ट होता है वो हमेशा हाइड्रेटेड सॉल्ट रहता है। हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है वो हाइड्रेटेड होता है, विच हैव फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल्स। और उसमें एक फिक्स नंबर के ही मॉलिक्यूल्स हो गए, अगर 5 है तो 5 ही, 10 है तो 10 ही, मतलब फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये बना हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट। फिर ऐसे ही कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जैसे कॉपर सल्फेट है। समझ में आ रहा? चलो एक, हाँ, तो हम कॉपर सल्फेट के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर हम कॉपर सल्फेट के बारे में बात करें तो ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? CuSO4। वो भी हाइड्रेटेड ही होता है, मतलब 5H2, तो ब्लूइश कलर का वो उसके क्रिस्टल्स हो जाते हैं। समझ में आया? वो ब्लू कलर ही वो हाइड्रेशन की वजह से होता है, वाटर के प्रेजेंस की वजह से। इसके क्रिस्टल्स मतलब प्योर फॉर्म है तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टल्स। अगर सॉलिड फॉर्म में है और वो प्योर है तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल्स। उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो जो भी मॉइस्चर होगा, मतलब हाइड्रेटेड था वो वाटर हो गया, वेपराइज हो गया, तो मतलब उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर का हो गया। देखा आपने? तो उसको हीट करेंगे तो कैसा हो रहा है? ब्लू में से व्हाइट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी वाटर पार्टिकल्स थे ना वो वेपराइज हो गए। तो वेपराइज हो जाने के बाद अगर उसमें मतलब उसका कलर टर्न हो गया, ब्लू से व्हाइट हो गया। अगर फिर से हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो व्हाइट से फिर से क्या हो जाएगा? वो ब्लूइश हो जाएगा। मतलब यही सिंपल है कि कभी कभार उसका कलर भी ऐसे देता है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, जिंक सल्फेट है हेप्टाहाइड्रेट है। हेप्टा का मतलब होता है 7, मोनो मतलब 1, डेक है ना, तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। डाई यानी 2, ट्राई यानी 3, टेट्रा यानी 4, पेंटा यानी 5, हेक्सा यानी 6, हेप्टा यानी 7, ऑक्टा यानी 9, सॉरी 8, नोना यानी 9 एंड डेका यानी 10। तो ये हेप्टा है तो 7 है, ये भी हेप्टा हेप्टा। एंड पोटेश एलम, तो मतलब यहाँ पे भी तो बहुत ज्यादा वाटर पार्टिकल्स है, इसलिए उसको हम नाम नहीं देते, उसको पॉली बोल सकते हो, पॉलीहाइड्रेटेड। ठीक है, तो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना। कैसा सॉल्ट कहेंगे इसे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मॉलिक्यूल बना, लेकिन वो भी हाइड्रेटेड है और ये सभी उसके क्रिस्टल्स है ना। तो बहुत सभी जिसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसके इजीली क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इन सब में फिक्स कि भाई Na2CO3 होगा तो उसके साथ हमेशा 10H2 होगा, ना तो 8, ना 9, ना 11, ना 12। तो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये क्रिस्टल बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? तो फेरस सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, हेप्टाहाइड्रेट है, पोटेशियम है, तो ये अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। तो अगर किसी को यहाँ पे लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि इसका लगा हुआ है, तो इसमें फ्रैक्चर में कौन सा काम आएगा? सोचो। ये जो उसका डॉक्टर यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं? हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर तो बोलते हैं लेकिन वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एक मॉलिक्यूल है, किसका है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4, है ना, डाइहाइड्रेटेड है, 2H2 है। ठीक है, उसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाता है और उसमें मिल जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो पूरा होता है तो उसको स्फीयर बोलते हैं ना, पूरा ऐसा बॉल है तो उसको क्या बोलेंगे? स्फीयर।
लेकिन अगर आधा है तो क्या बोलेंगे उसे, हेमिस्फीयर। याद आया? तो इसी तरीके से यहाँ पे हाफ मोलिक्यूल ऑफ H2 है ना, पूरा होता तो हाइड्रेटेड बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, आधा है, तो क्या बोलेंगे उसे, हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसीलिए जब डॉक्टर लगाते हैं तब वो थोड़ा सा क्या होता है, हाँ, पेस्ट के फॉर्म में होता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। क्लियर? तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जब हम डॉक्टर लगाते हैं तब होता है, समझ में आया? लेकिन अगर उसको फिर से आप हाइड्रेटेड करोगे तो क्या बन जाएगा, फिर से जिप्सम, अगेन सॉलिड हार्ड। समझ में आया? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर्ड फॉर्म में आ गया। पाउडर्ड फॉर्म में है, उसको कर दिया तो ये पेस्ट बना दिया हमने, मतलब वाटर ऐड किया। तो वाटर ऐड करने के बाद जब उसको लगाएंगे तो मतलब उसमें वाटर और हमने ऐड किया, तो फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम। तो अगर हम किसी को देखते हैं कि ये सॉलिड लेके जा रहा है तो वो क्या होता है, वो जिप्सम ही होता है। समझ में आया? यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ए बैंडेज के जैसे, समझ में आ रहा है? ये लगा दिया हमने। प्रूफिंग मटेरियल, प्रूफिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है, समझते हो? प्रूफिंग मटेरियल क्या होता है, देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं, फोटो देखो तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ठीक है? सीलिंग एजेंट, कि भाई एसिड को सील करने में कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस आते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है एसिड से ज्यादा। ठीक है? टू मेक कास्ट फॉर स्टेच्यूज, टॉयज एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स, स्मूथनिंग वॉल सरफेसेस, कि वॉल सरफेस प्लास्टर ऑफ पेरिस की हो तो बहुत ही स्मूथ हो जाती है। समझ में आया? तो यही चीज हमें करनी थी। ये हमारा लास्ट टॉपिक था सेकेंड चैप्टर का, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आज का हम होमवर्क क्या करेंगे बेटा, तो होमवर्क में हम करेंगे, आज हमने जितने भी रिएक्शंस लिखे उस सभी रिएक्शंस को 2 बार लिखेंगे। सभी रिएक्शंस को 2 बार लिखने के बाद जितनी भी हमने थियरीज पढ़ी, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपको आए वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। समझ में आया? ये लिखने के बाद आपको ट्राई करना है इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज, इंटेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज। आज आपका चैप्टर 1 का टेस्ट है, वो अच्छे से प्रिपेयर करके दे दो, उसके बाद ये वीडियो देख लो, और हो सके तो कल सुबह तक मुझे होमवर्क पहुंचा दो। तो हम क्या कर सके, अगर हो सके तो कल हम लाइव लेक्चर्स कर सके, ताकि आपका जो भी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए और आज का टेस्ट पेपर भी सॉल्व हो जाए। थैंक यू।